हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्वागत है इस चैनल में। कैसे हैं सब कोई? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और आप लोगों के बीच में फिर लेके आया हूं एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग शॉर्ट दोनों। ये 10 क्लास रेडी हो जाइए आप लोग, आप जगिए और आगे बढ़िए, क्योंकि मैदानी जंग में उतरना है आप लोगों को। और कुछ ही दिन बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाली है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। फुल मार्क 80। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से शुरू हुई थी? ये फ्रांसीसी क्रांति अनुसार सही आंसर हो जाए फ्रांसीसी क्रांति। या 9 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, रक्त और लोह की नीति अवलंबन किसने किया था? ये आपका आंसर बिस्मार्क, ओटोमन बिस्मार्क ने किया था रक्त और लोह की नीति का अवलंबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता रहूंगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ये महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर अपने विचार किए थे। ठीक है। तो ये मूल रूप से गुजरात में लिखी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? तो देखिए, क्रूर यानी बहुत भयानक तरह से मौत किया गया, वहां पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, कौन सा शहर में? देखिए अमृतसर, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। यह घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब ब्रिटिश सेनाओं ने बैसाखी मेले के दौरान कहा वहां जमा हुए थे और निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई थी। कोई दोष नहीं थे, कोई गलती नहीं थे। ये स्थान कहाँ पर है? यानी जलियांवाला हत्याकांड पंजाब, अमृतसर का पंजाब है ना, अमृतसर यानी पंजाब में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। हमेशा याद रखिएगा। ये क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ हुआ था। ठीक है। विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी और उसी इकट्ठा में जनरल डायर ने गोली चलवा दी है। अमृतसर आंसर याद रखना है, अमृतसर। चलिए आगे बढ़े। सिल्क रूट, ये देखिए क्वेश्चन, सिल्क रूट का अर्थ क्या है? देखिए सिल्क रूट का अर्थ होता है एक प्राचीन व्यापारी मार्ग से, नेटवर्क से था। यानी प्राचीन लोग पहले ये व्यापार करते थे, सिल्क। ठीक है, नेटवर्क था एक। ठीक है, जो पूर्वी एशिया और पश्चिम यूरोप से जोड़ता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए स्टूडेंट, एशिया और यूरोप जुड़ने वाली, अफ्रीका से जुड़ने वाली मार्गों का नेटवर्क, ये याद रखना। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? रेशम और अन्य उत्पाद का व्यापार करना था। यार रेशम हुआ और बाकी सब और बहुत कुछ उत्पादन ऐसा था जो व्यापार के सिलसिले में करते थे। लेकिन ये क्या था? लेकिन यह आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और धार्मिक संबंधों को भी बढ़ावा देता था। कोई एक सड़क नहीं बल्कि परस्पर जुड़े रास्तों का एक विशाल जाल था। इसे कहा था सिल्क रूट, यानी प्राचीन व्यापारियों मार्ग का जाल था। एशिया और यूरोप को जोड़ता था। ये एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग था। चलिए आगे बढ़े। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? चलिए इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1919 में हुई थी, सॉरी 1929 में हुई थी, जो अक्टूबर यानी 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट के साथ हुई थी और जल्द ही पूरे विश्व में फैल गई। इसे दुनिया के इतिहास का सबसे लंबी और गंभीर मंदी माना जाता था, जिसमें 1930 के दशक के दौरान दुनिया का अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया गया था। इसका शुरुआत कब हुई थी? महामंदी की शुरू 1929 के शेयर बाजार के क्रैश से हुई थी, जिसे विशेष रूप से 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्डस या 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे के रूप में जाना जाता था, है ना। यानी ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता था। इस मंदी में क्या होता? पूरे दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां को रोक दिया था, बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गया था। चलिए ये 1929 आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आलू अकाल किस देश से हुआ था? चलिए आलू अकाल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आलू अकाल महान अकाल था, ये ग्रेट फेमानाइन आयरलैंड में पड़ा था। कहां पर? आयरलैंड, जो 1800 कितना में
1945 से, सॉरी गलत हो गया था, 1845 से 1849 तक चला था। इस अकाल का कारण आलू की फसल में लगी एक बीमारी थी जिसे लेट फ्लाइट ब्लाइट कहते थे। इन बीमारियों ने आयरलैंड की आलू का फसल बर्बाद करके रख दिया था, जो इस समय आबादी के लिए कुछ खास स्रोत था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग बढ़ेंगे। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों द्वारा लगाया गया? तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अला। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस का बात अगर किया जाए, पुर्तगाली मिशनरी द्वारा किया गया था। ये पुर्तगाली आंसर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस थोड़ा करें। उन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में सेंट पॉल कॉलेज में इसे स्थापित किया गया था। 1556 में 1556 में गोवा में स्टार्ट हुआ था। ये वहाँ पर स्थापित किया गया था, जो एशिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस था। और अगर देश का बात किया, पुर्तगाली हमेशा याद रखना। तो ये किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगाली मिशनरी और जेसुइट पुजारी के द्वारा लाया गया था। कब और कहाँ होता है? 1556 में गोवा में हुआ था। सॉरी, मेरा 1900 याद आ जाता है। 1900 मतलब एक्चुअली महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ाते थे ना, इसलिए 1900 ज़्यादा आता है। चलो कोई बात नहीं, 1556 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोटे कपास का उत्पादन। चलिए, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो इस सही आंसर है भारत से। मोटे कपास का उत्पादन कई देशों से होता था, लेकिन सबसे बेहतर महीन किस्म का कपास भारत से आती थी। प्राचीन काल से ही भारत में कपास की खेती की लंबी इतिहास रहा है। इसकी जलवायु कपास की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। अगर ऐतिहासिक महत्व जाएंगे तो भारत में कपास उत्पादन का इतिहास 3000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। यह दुनिया में सर्वोच्च गुणवत्ता वाली कपास के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान आज की दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादन उपभोक्ता है। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, जिसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना आते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन अभी देखिए, 10 क्लास आखिरी क्लास है और पूरा स्कूल का हाईलाइट इसी 10 क्लास के बीच होता है। तो चलिए इसको हम देखेंगे। किस मिट्टी में लौह धातु का अधिकतम होती है? अगर सबसे ज़्यादा लौह की अगर बात किया जाए तो आपका लाल मिट्टी में मिला जाता है, इसलिए लाल कलर होता है। तो चलिए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच बचाओ आंदोलन क्या था? बीच बचाओ आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो रुकिए थोड़ा 2 मिनट। हाँ चलिए इसको हम लोग देखते हैं, बीच बचाओ वाला ना। तो ये 1980 के दशक में टिहरी उत्तराखंड में टिहरी बांध जहाँ पर बनाया गया है, उत्तराखंड के बीच बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। और इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, टिहरी किसानों द्वारा बिना रासायनिक खादों को फसल को उत्पादन करने के लिए यहाँ पर आंदोलन चलाया गया था। पारंपरिक बीजों का कम उपयोग नकदी फसल में आंदोलन को गति दी और हरित क्रांति के मुकाबले करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। कौन सा क्रांति के लिए? हरित क्रांति के लिए शुरुआत किया गया था। कहाँ पर? आपका टिहरी बांध यानी उत्तराखंड में। ठीक है, और इसका शुरुआत किया गया था, हरित क्रांति के मुकाबले करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। तो चलिए इसी बीच फिर आप लोगों के बीच अभी 12 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 10 क्लास का बहुत ही अति आवश्यक वाला क्वेश्चन है और आने योग्य है। तो चलिए, पृथ्वी का लगभग देखिए 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो जबकि शेष 29% भाग भूमि है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का 3/4 में थोड़ा अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 3/4 यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए आपका डिस्कस कर दिया, यानी पृथ्वी में 71% क्या जल से ढका हुआ है, जबकि शेष भाग कितना 29 भाग भूमि पर है। यानी यहाँ पर आपको मालूम चल रहा है कि 3/4 भाग में पानी से ढका हुआ है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और फिर आगे भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों देखना है। और चलिए, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये जूट जो है आंसर सही हो जाएगा बी नंबर 13 का। जूट का सुनहरा रेशा कहा जूट को, और यह अपनी सुनहरा भूरी रंगत और उच्च आर्थिक मूल्य के कारण ये उपनाम प्राप्त हुआ है। चलिए, बहुत ही जबरदस्त डिस्कसिंग के साथ हम दे रहे हैं। जूट भारत में कपास के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यानी भारत में कपास के बाद जूट का नंबर आता है। क्यों कहा जाता है इसको? थोड़ा दिक्कत हम नहीं लगेगा, इसको बता देते हैं। इसके रेशे का रंग सुनहरा भूरा होता है और यह कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। पहचान क्या है? गोल्ड फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, गोल्ड फाइबर यानी भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादन है और इसकी खेती संबंधित क्रांति को स्वर्णिम रेशा क्रांति कहा जाता है। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। यानी इसको गोल्ड फाइबर भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 14 नंबर, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। किसमें, माने इनमें से किसमें पवन शक्ति का महादर्जा प्राप्त है? किसको? रूस को, या चीन को, अमेरिका, या भारत? तो देखिए, पवन ऊर्जा का उत्पादन में चीन एक महाशक्ति है, जबकि डेनमार्क को पवन का देश या पवन चक्कियों का भूमि कहा जाता है। डेनमार्क को पवन का देश या पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी बिजली का एक बड़ा हिस्सा पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पवन महाशक्ति, चीन को पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे पहले स्थान पर होने के कारण पवन महाशक्ति कहा जाता है। चीन को पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे पहले उत्पादन होने के कारण ही क्या, महाशक्ति बोला जाता है। यानी पवन का देश अगर बोला जाएगा, डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है, क्योंकि पवन ऊर्जा का अनुपात वहाँ सबसे ज़्यादा है और बिजली उत्पादन में पवन चक्कियों द्वारा बड़ा योगदान होता है। हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? जूट का बात किया जाए तो देखिए, भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे प्रमुख स्थल है। पश्चिम बंगाल पहले आता है, उसका असम, उसका बिहार जैसे राज्यों का जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका यानी महत्वपूर्ण योगदान है। यह राज्य गंगा डेल्टा की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के कारण जूट की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। पश्चिम बंगाल अगर बात किया जाए, चलिए थोड़ा सा डिस्कस के साथ, भारत के कुल जूट उत्पादन का एक बड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल में होता था। इसके प्रमुख उत्पादन जिलों में, जैसे मान लीजिए मुर्शिदाबाद एक नाम है, वहाँ जिला है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, नदियाँ, उत्तर 24 परगना और हुगली शामिल है। राज्य में जूट उत्पादन का मजबूत उपस्थिति में भी है, जो कच्चे जूट को विभिन्न उत्पादन में संसाधित करता है। तो हमेशा याद रखना, जूट के लिए पश्चिम बंगाल सबसे फेमस जगह है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है, 7 है और 1 है, इनमें से कोई नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, राजमार्ग जो है 1, यानी यही सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, ये कन्याकुमारी से लेकर आपका जम्मू कश्मीर तक दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए अच्छा से याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अभी और क्वेश्चन अभी जल्दी थोड़ा जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है आप लोगों का बीच में देना है। तो चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, कहीं मिस्टेक हुई है तो माफ़ करना, कमेंट करना, अगर कहीं मिस्टेक से हो जाता है इधर उधर तो कोई बात नहीं। देसी टीचर के साथ बने रहिए अमरनाथ स्मार्ट टेक पर, आपका स्वागत रहेगा। और हम गांव से बिलोंग करते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? चलिए श्रीलंका का बात किया जाए, बहुत संख्या के बाद यह किया सिंगली में बहुत जनसंख्या वहाँ पर था। एक्चुअली वहाँ पर देखिए, गृह युद्ध का आशंका भी जताया गया था। श्रीलंका बहुसंख्यक समुदाय सिंगली, यह देश की आबादी लगभग 74% हिस्सा है और ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। हाँ, वहाँ आधिकारिक धर्म दिया गया है दोस्तों बोल रहे हैं, और हाँ कोई दोस्तों भी एक देख रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों लोग, तुम लोग भी देखो। और आप लोगों को दोस्तों तो नहीं बोल सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। 74% है और ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन वहाँ ज़्यादा होता है। सिंगली यानी यह श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है और देश का कुल जनसंख्या में बहुत बहुसंख्यक था। अन्य अगर समुदाय बात किया जाए, श्रीलंका के बाद सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय श्रीलंका तमिल थे, इसके बाद मुस्लिम, उसके बाद अन्य सामान्य समुदाय आते थे। भाषा धर्म का बात किया जाए तो सिंगली लोग सिंगली भाषा बोलते थे और अधिकांश बौद्ध है, जबकि तमिल भाषा लोग हिंदू और कुछ मुस्लिम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर वो डिस्कस किया जाए ऐतिहासिक के बारे में, 1956 में उसको उनमें सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। 1956 में 1956 में सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था, जिसमें तमिल लोगों को असुविधा हुई और इसके कारण वहाँ पर क्या पैदा हो, तनाव पैदा हो गया था और गृह युद्ध हो गया था। हमेशा याद रखना, गृह युद्ध का अगर बात किया जाए तो श्रीलंका में देखने को मिला था। ठीक है, पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? आज पोखरण का बात किया जाए, देखिए वहाँ पर देखिए अनुसंधान है, आपका अनुसंधान केंद्र है ना। तो ये बात किया जाए तो पोखरण भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक नगर और नगर पालिका है। तो राजस्थान और जिला है जैसलमेर, यानी वो जगह में क्या है, पोखरण। ठीक है, भारत का पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की ओर जाते हैं। चलिए, जो उसके साथ पढ़िए आप लोग, मस्त रहिए, फिट रहिए। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुसूची में किया गया है? तो अगर बात किया जाए, अनुसूची की बात किया जाए, देखिए संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में किया गया है। थोड़ा सा चेन्नई एक्सप्रेस हो जा रहा है, स्पीड हो जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर चल जा रहा है, फिसल जा रहा है। तो अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में किया गया है, और यह अनुच्छेद संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का स्पष्ट करता है। 7वीं अनुसूची की बात थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस सूची में, अनुसूची में संघ और राज्य के बीच की शक्ति के विवरण को दर्शाया गया है, जिसमें 3 सूचियाँ शामिल है। आप लोगों को हम पढ़ाए थे एक्चुअली 10 क्लास में, देखिए इलेक्शन संविधान वाला मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इस 7वीं अनुसूची, इस अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण को दर्शाया गया, 3 सूचियां शामिल है, बताए हैं। संघ सूची यानी क्या हुआ, तो चलिए कुछ 2 मिनट ब्रेक लिए थे, उसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए संघ सूची यानी उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची की बात किया जाए, उन विषयों को शामिल किया गया है जिन राज्यों का विधानमंडल कानून बनाता है। और संवर्ती सूची क्या है, इन विषयों को शामिल किया गया है जिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसको देखते हैं, दोनों ही इसको पावर देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज माना जाता है एक मातृसत्तात्मक समाज, एक पितृसत्तात्मक समाज, एक भातृसत्तात्मक सत्ता समाज, यानी कोई नहीं। अनुसार हो जाएगा, देखिए पितृसत्तात्मक समाज, इसको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये, समाज के बारे में हमेशा पूछते रहता है। भारत किस प्रकार का राज्य है? अगर भारत एक किस प्रकार राज्य है उसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत सारे ऑप्शन में इसका आ सकता है आपका। जैसे लोकतांत्रिक समाज भी है, देखिए लोकतांत्रिक प्रकार का भी राज्य, या धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी राज्य, सब एक ही चीज़ है। यानी भारत का पूरा अगर डिटेल बात किया जाए तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, जो संसदीय शासन प्रणाली की संघीय व्यवस्था है। ये आप लोगों को देखा जाएगा, जो भी आएगा, लोकतांत्रिक आएगा उसमें भी देना ऑप्शन, धर्मनिरपेक्ष आएगा उसको भी दे सकते हैं, समाजवादी आएगा वो भी दे सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष आएगा वो भी, लोकतांत्रिक गणराज्य अगर आएगा तो कोई भी रहेगा। भारत के जितना हम डिस्कस किए सब में आप टिक कीजिएगा, इसमें से सभी, यानी भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सब जितना भी रहेंगे यही सब भारतीय राज्य का पहचान है। संप्रभु अगर बात किया जाए तो हमारे घरेलू और विदेशी मामलों का स्वतंत्र है, इसलिए हम लोग संप्रभु है। समाजवाद का बात किया जाए तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। धर्मनिरपेक्ष बात किया जाए तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्म को समान आदर करता है। लोकतंत्र की बात किया जाए तो यह सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। गणराज्य का बात किया जाए, देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशजात से नहीं होना, उसको गणराज्य बोलते हैं। देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति हुआ, ये सब वंशानुगणत नहीं हो सकता है। संघीय में बोलेगा तो देश में केंद्र राज्य के बीच शक्तियां प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे की तरफ। बामसेफ किसका आंदोलन था? देखिए ये तो पढ़े थे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कांसीराम द्वारा बनाया गया है, ये पार्टी है। बामसेफ यानी कांसीराम द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था, हाँ सही बात है, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग ओबीसी को धार्मिक रूप से परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय के सरकारी कर्मचारी को संगठित करने के लिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी कर्मचारी, यह कर्मचारी के लिए आंदोलन था। ओके, तो इसमें से देखिए कर्मचारी की बात किया गया है,
यह आंदोलन ब्रह्मवादी समाजवादी व्यवस्था को खत्म करने और समता स्वतंत्रता और न्याय आधारित समाज बनाने के लिए लक्ष्य को शुरू किया गया था। तो ये इसका फुल फॉर्म अगर बोला जाएगा बामसेफ का, तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन इसका नाम होता है। बैकवर्ड एंड मिलिट्री कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन इसका नाम होता है। स्थापना हुआ था 6 दिसंबर 1978 में हुआ था। ये 6 दिसंबर 1978 को कांशीराम और उसके सहयोगी ने उसका औपचारिक स्थापित किए गई थी। तो याद रखना इसको, इंसार कर्मचारियों के लिए आंदोलन था। चलिए, बहुत ही जबरदस्त डिस्कस का साथ हम बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बात है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत ही। राष्ट्रीय दल और आपका चुनाव चिन्ह ये दोनों ही याद रखना। राष्ट्रीय दल का अगर बात किया जाए तो चुनाव आयोग द्वारा स्थापित किया जा आज चुनाव आयोग द्वारा ये इसको मान्यता देता है। अगर दूसरा का बात किया जाए, जिस राष्ट्रीय कोई पहचान का बात किया जाए, राष्ट्रीय दल द्वारा होता है। चलिए, राजनीतिक दल के द्वारा, तो राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। याद रखना, हमेशा याद रखना, कान खोल के आंख फाड़ के देख लीजिए, चुनाव आयोग ये आंसर याद रखना। भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर का मान्यता देता है। यह मान्यता विभिन्न वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर दी जाती है। ये भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और मान्यता के नियम और प्रक्रिया भी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। इसे ECI के अनुसार यह मुख्य संस्था राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, चुनाव आयोग। इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? देखिए, ऐसा बहुत सारा देश है जो एक दलीय है। जैसा हम नाम लेंगे यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा चीन आ जाएगा। तो लेकिन हम वैसे भी हम नाम याद रखना आप लोगों को दिया जा रहा है। चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा और वियतनाम और ऑस्ट्रिया ऐसे कोई देश है जो एक दलीय शासन व्यवस्था है। इन देशों में एक ही राजनीतिक दल के पास सरकार को नियंत्रित करने का शक्ति होता है। हमेशा याद रखना है। चीन में एक पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के तहत एक दलीय व्यवस्था है। उत्तरी कोरिया, क्यूबा, वियतनाम और ऑस्ट्रिया ये देशों का उदाहरण जहां एक ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल का शासन होता है। लाओस भी एक ही देश है जो एक ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल का शासन होता है। हमें से याद रखना। चलिए, और भारत तो ये बहुदलीय देश है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अगर इसका बाधाएं का बात किया जाए तो हमेशा याद रखना भ्रष्टाचार होता है। तो इसमें हो जाएगा आपको यहाँ पर तो आप लोगों को दिया हो गरीबी, मदन, अशिक्षा हो जाएगा। अशिक्षा, गरीबी, मदन, हाँ ये तीनों हो सकता है। चलिए, इसका हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक सफलता में कोई बाधाएं होता है जिसमें राष्ट्रीय भ्रष्टाचार हो सकता है, अशिक्षा हो सकता है, जातिवाद हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष की कमी हो सकता है, आर्थिक असमानता हो सकता है। ये सब जितना है वो सफलता का कोई बाधाएं हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। भारत के किन राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? अगर प्रति व्यक्ति आय की कमी अगर बात किया जाए तो बिहार है। सबसे फास्ट बिहार आएगा। प्रति व्यक्ति आय बिहार की है 2023 और 24 का आंकड़ा के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय 32,227 है, जो अन्य राज्यों में सबसे कम है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड का स्थान है। ठीक है, बिहार यानी भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। अगर 2023-24 में आय उसका क्या था? 32,227 है। अन्य कम आय वाले राज्य का उत्तर प्रदेश और झारखंड उसके बाद आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों लोग, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते रहता है, मनरेगा इसका भी फुल फॉर्म आते रहता है। चलो इसको बताते हैं हम। रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये मनरेगा है, उसका नाम है मनरेगा। फुल फॉर्म इसका मनरेगा फुल फॉर्म अगर बोला जाएगा तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है के रूप में माना जाता है। ये 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया था, लेकिन इसे 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया था। 200 जिलों में लागू किया। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है कितना जिलों में लागू किया गया, तो 200 जिलों में लागू किया गया। 2 फरवरी 2006 यानी 2006 को कानून बनाना
यानी 25 अगस्त 2005 को अधिनियम के रूप में पारित किया गया था, लेकिन लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों को लागू किया गया था। याद रखना, हमेशा याद रखना यही। अगर 2007 और 8 का बात किया जाए तो उसमें 130 जिलों का विस्तारित रूप था और 1 अप्रैल 2008 तक पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। चलिए, ये 2008 में पूरा भारत को लागू किया जाए। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? चलो इसको थोड़ा याद रखना भाई लोग, मेरे बहन लोग और मेरे प्यारे बच्चों लोग। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई मुद्रा जारी करता है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है डी नंबर क्वेश्चन का, सॉरी उसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर। तो चलो इसके डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। भारत रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है, जबकि 1 रुपया के नोट सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये आरबीआई नहीं करते 1 रुपया के, ये वित्त मंत्रालय का रहता है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार केवल आरबीआई को ही नोट जारी करने का अधिकार होता है। ये इसका अधिनियम यानी 1934 के अनुसार अगर बात किया जाए तो केवल आरबीआई को ही नोट जारी करने का अधिकार होता है। आरबीआई 2 रुपया हुआ, 1 रुपया छोड़ के 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 का नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार सिक्के का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हमेशा याद रखना। तो इसका सही आंसर होता है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक तो क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर। देखिए पेपर में दे रहा था 50 नंबर का एमसीक्यू, लेकिन यहाँ पर मॉडल सेट में जैसे दिया हुआ है ये 30 मार्क का ही है। तो चलिए, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाता है? तो एक्चुअली देखिए कागजी मुद्रा यहाँ पर आंसर होना चाहिए था। चलिए, कागज से बनी मुद्रा को कागजी मुद्रा या बैंक नोट कहा जाता है। यह मुद्रा एक रूप है जो सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और जिसे किसी भी समय नकदी के बदले बदला जा सकता है। यह सिक्के और अन्य प्रकार के साख मुद्रा के साथ साथ कानूनी निविदा का एक रूप होता है। अच्छा चलो, यहाँ पर मुद्रा तो लिखा हुआ है, मुद्रा की जगह साख मुद्रा बोलेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। यह शब्द कागजी पैसे के लिए एक सामान्य शब्द है। देखिए बैंकनोट भी आ सकता है। यह विकास रूप से बैंक द्वारा जारी किए गए कागजी पैसे यह संदर्भित करता है। या हालांकि कोई बार इन दोनों शब्दों का उपयोग एक दूसरे प्रजावती का रूप में भी किया जाता है, हमेशा याद रखना। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच में बने हैं और आप लोग भी बने हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए चमड़ा का मुख है, फिसल जाता है, कुछ अगर बोल दिया तो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों को। और देखिए बहुत ही बढ़िया 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये 30 नंबर एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट भी अगला वीडियो में देखेंगे सेकंड पार्ट में। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, इसको याद रखिएगा। सूचना का अगर अधिनियम बात किया जाए तो आरटीआई इसको बोला जाता है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम अगर बात किया जाए अक्टूबर 2000, चलिए इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक जानेंगे हम लोग। 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, याद रखना 12 अक्टूबर 2005 को पूरा फुल एंड फाइनल हुआ था। लेकिन सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 5 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह लागू हो गया। और इससे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी और उससे 21 जून 2005 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। लेकिन अधिनियम 15 जून 2005, राष्ट्रपति की सहमति 15 जून 2005 को और अधिसूचना 21 जून 2005 को और पूरा पूर्णतः लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005। तो सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 यहाँ पर। तो 12 दिया नहीं है, लेकिन हमें से याद रखना 12 अक्टूबर 2005। चलिए लॉन्ग वीडियो थोड़ा हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए फायदेमंद के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण हम बताए 10 क्लास के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसी तरह क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा और देखते रहिए मेरा चैनल। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद।